मतलब सोचिए ना, ऐसी भी क्या जल्दी। मतलब शॉर्टकट सबको पसंद है, अच्छा लगता है शॉर्टकट। जिंदगी में शॉर्टकट बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षक मतलब करता है, आकर्षित करता है। लेकिन कुछ शॉर्टकट कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं जानलेवा शॉर्टकट, मतलब जानलेवा रिस्क। अब आप कुछ हद तक ये तो समझ गए होंगे कि हम दिखाना क्या चाहते हैं और बताना क्या चाहते हैं। ये कहानी दरअसल आगरा की है। आगरा में शॉर्टकट के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। कहानी की शुरुआत में हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कहां हो रहा है। इन तीनों सवालों में से एक सवाल का जवाब तो हमने आपको बता दिया कि ये आगरा में हो रहा है। बाकी 2 सवाल जो हैं उसको, उनके जवाब जानने के लिए आपको रिपोर्ट देखनी होगी। ताजमहल से आगरा किला का रास्ता यहीं से होकर जाता है। यहीं का मतलब इस पाइप से। जी, आजकल आगरा में कुछ ऐसा ही कहा जाता है। सबूत आपके सामने है। स्कूटी पर सवार काले और नीले रंग के जैकेट में ये युवक, इन्हें इस पाइप से होकर गुजरना है। इनके पीछे भी एक बाइक सवार है। आप कह सकते हैं कि पाइप से होकर जाने वालों की लाइन लगी है। 1 मिनट रुकिए, आपने वीडियो में एक बात देखी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करते हैं, फिर बताते हैं। ये जो भाई साहब हैं, इन्हें ये बात समझ में आ गई है कि इस पाइप से साधारण तरीके से स्कूटी के साथ जाना मुमकिन नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, पहले हेलमेट उतारा और पाइप के बाहर बाईं ओर रख दिया। इसके बाद इन्होंने अपना पूरा शरीर सीट से आगे कर लिया और नीचे भी। क्या बात है भाई साहब, इन्होंने अपने लचीलेपन का अद्भुत प्रदर्शन किया है। ऐसा तो किसी डांस शो में ही आप देख सकते हैं। अब इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और चप्पल पहने ये भाई साहब स्कूटी के साथ इस पाइपलाइन में आगे बढ़े और बीच में ही फंस गए। गाड़ी का दाहिना हैंडल पाइप से टकरा गया। इन्होंने पीछे की तरफ देखा और स्कूटी को थोड़ा सा पीछे लिया। उसके बाद पैर के सहारे गाड़ी को आगे खींचते हुए ले जाने लगे। ये सब देखकर आप समझ सकते हैं कि जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो यहां बड़ा हादसा हो सकता है। अच्छी बात यह रही कि इनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ और ये सही सलामत इस पाइप से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ ऐसा हादसा नहीं होगा। पाइप से निकलने के बाद इनकी खुशी देखते ही बनती है। हालांकि इन्होंने कोई जंग नहीं जीती है, बल्कि शॉर्टकट रास्ते के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाली है, क्योंकि ये पाइप है, कोई रास्ता नहीं। लेकिन लोग माने तब ना, बाइक सवार ये युवक भी तो पाइप वाली राह के ही मुसाफिर हैं। इस पाइप में एक बार ये भी फंसे। फिर उन्होंने पैर के सहारे गाड़ी को थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेला। उसके बाद अपने सिर को झुकाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पाइप से निकलने के बाद इनके चेहरे की मुस्कान देखिए। ये भाई साहब पाइप में जाने से पहले की तैयारी कर रहे हैं। गाड़ी में लगे दोनों साइड मिरर को बारी बारी से मोड़ा ताकि पाइप से मिरर न टकराए। इस रेस में साइकिल वाले भी कम नहीं हैं। ये एक सज्जन हमारे सामने है जो साइकिल लेकर आए हैं और ये खतरे के पाइप से साइकिल निकालना चाह रहे थे। आप यहाँ पे क्या करने आए थे? साहब नौकरी करने जाते हैं। ये जा किस रास्ते से, कहाँ से जा रहे थे आप? श्रीगंज जाना है मेरे को। पाइप के अंदर जा रहे थे आप? नहीं, साइड में होके निकाल लें। अभी आपने कहा था पाइप के अंदर से हम साइकिल लेके जा रहे थे। आपको खतरा महसूस नहीं होता? खतरा तो होता है साहब, घूम के जाना पड़ता है, 4 किलोमीटर का फेर पड़ता है। अगर मानिए आप अंदर पाइप में फंस गए या कोई घटना घट गई तो क्या होगा? साइड में होके निकल लें लोग वाग, तो हम भी निकल लें। ये लापरवाही है या नहीं है? लापरवाही है। लापरवाही क्यों नहीं? गलती मानते हैं इसको? हाँ मानते हैं। आगे से करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे। क्या करते हो तुम यहाँ पे? पाइप से क्या होता है? आज पाइप के अंदर से मोटरसाइकिल निकालते हैं, गाड़ी वगैरह निकालते हैं। हाँ, आज बोलते हैं भाई 10 रुपये दे देना, आपकी गाड़ी निकाल देंगे।
आज कोई ना कोई इंसान होता है, आज निकाल दियो 10 रुपये ले लियो, वहाँ आके बोलता है 5 दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, वो बहुत से तो दे के भी नहीं जाते। लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता अपनी जान को कि मुझे कुछ ना हो जाए अंदर, मैं फंस ना जाऊँ, मुझे चोट ना लग जाए? चोट लगी तो आप लोग बचा लोगे ना। आपका यहाँ पे ठेका है और लोग लगातार निकलते हैं, तो रोकने का प्रयास किया कभी आपने? सर रोकने का प्रयास किया है काफ़ी बार, लोग मानते नहीं है, बिल्कुल लोग कोऑपरेट नहीं करते बिल्कुल भी। इस पाइप की लंबाई 12 मीटर है और ऊंचाई सिर्फ 1.2 मीटर, यानी गाड़ी के साथ किसी व्यक्ति का गुजरना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन लोग पाइप से ही क्यों जा रहे हैं? तो अब जवाब जानिए। आगरा को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चल रहे कार्य की वजह से आगरा के कई रास्ते बंद हैं। इनमें से एक रास्ता पुरानी मंडी चौराहे पर है, यानी ताजगंज में। यहाँ प्रशासन ने 3-4 पाइप रख दिए हैं ताकि लोग इस रास्ते से ना जा सकें। और ये वो मार्ग है जिससे होकर ताजमहल से आगरा किला की दूरी सिर्फ आधा किलोमीटर हो जाती है, जबकि एक दूसरा मार्ग भी है जिससे ताजमहल और आगरा किला की दूरी 3 किलोमीटर हो जाती है। इसीलिए लोग पाइप से होकर ही जाना चाहते हैं। एक सज्जन हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से निकलना चाह रहे थे? पाइप में से। पाइप में से रोज जाते हैं आप? हाँ, रोज जाता हूँ, रोज आता हूँ। तो खतरा महसूस नहीं होता? अब मजबूरी, उधर से जाओगे तो पेट्रोल बहुत खर्च होता है, काम हो नहीं रहा है, इधर से सब चालू है, तो थोड़ा ये खुल जाए तो आ जाए जब काम ही। अच्छा, मान लीजिए आपको अंदर चोट लग गई, आपकी गाड़ी अंदर फंस गई, कुछ हो गया तब? नहीं, तो जब सभी आ रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं, जा रहे हैं रोज। साइकिल नहीं निकल पा रही है तो ये खुद आना चाह रहा है, हालांकि ये हादसे को दावत दे रहा है। सुनो बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? साइकिल कैसे ले जा रहे हो उसको? उसके ऊपर से निकाल के। क्यों ले जा रहे हो? उसकी कोई चोट लग गई तो? वहाँ से निकालने नहीं दे रहे। नहीं तो वहाँ से रास्ता बंद है ना, तो घूम के क्यों नहीं जा रहे हो आप? बहुत लंबा है। तो मतलब अगर चोट लगी, आपको कुछ हो गया तो? गलत है कि नहीं है ये गलत? अब ऐसा करोगे आप? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है सर। कि तो जो काम चल रहा है इसके लिए रुकावट भी है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है इसके लिए। तो उस दुर्घटना के देखते हुए तो मतलब पब्लिक के लिए सेफ्टी खुद चाहिए अपने आप। अगर पुलिस नहीं है, कर्मचारी नहीं है या कोई देखने वाला नहीं है, तो कम से कम खुद देखना चाहिए पब्लिक को कि रुकावट करे अपने लिए। क्योंकि अगर दूर का सफ़र है, थोड़ा दूर भी करना पड़ता है। जब आदमी कोई साधन कर रहा है, कोई मतलब वो कर रहा है, तो उसके लिए पब्लिक को चाहिए कि वो समझदार बन के चले। खतरनाक है ना इससे निकालना? बिल्कुल खतरनाक है सर, बिल्कुल खतरनाक है, ये तो गलत है मतलब। जी मीडिया की कोशिश समाचार से समाधान तक की होती है। हमारे लिए इस खबर को यहीं छोड़ देना आसान था, लेकिन हमें इन लोगों की जान की फिक्र है। इसीलिए हमने तय किया कि इस पाइप से आने जाने का सिलसिला यहीं रुकना चाहिए और जी मीडिया की पहल के बाद इस पाइप को घेर दिया गया ताकि लोग यहां से आ जा नहीं सकें और वो अपनी जान जोखिम में ना दें। तो ये वो ठेकेदार हैं जिनका यहाँ पे काम कर रहा है, चल रहा है, इन्होंने ही पाइप पड़वाए हैं और ये खुद मानते हैं कि ये रास्ता गलत है, इसे पूरी तरीके से अब बंद कराया जा रहा है। कैमरामैन गीतम के साथ शुभ चतुर्वेदी, जी मीडिया, आगरा। देखिए, देशहित मानता है कि शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में कम से कम ना डालें। ऐसा शॉर्टकट आपका समय तो बचाएगा, लेकिन इसमें जान बचने की गारंटी नहीं होगी। वही लंबा और कठिन रास्ता अक्सर शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन अंत में मंजिल पर सुरक्षित पहुंचाने की कम से कम गारंटी होता है। ये देशहित की कवर स्टोरी। और अब विजय दिवस की बात कर लेते हैं। आज विजय दिवस है। साल 1971 में आज के दिन भारतीय सेना के पराक्रम ने दुनिया का मानचित्र बदल दिया था। भारतीय सेना के पराक्रम से एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे हमने। 13 दिनों तक चला ये युद्ध पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के सरेंडर के साथ खत्म हुआ था। इस विजय के आज 50 साल पूरे हो गए। आज से अगले साल तक इस जीत का जश्न मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल से इस जीत के जश्न की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया। अब ये विजय मशाल देश भर के अलग अलग हिस्सों में जाएगी। लेकिन आज इस विजय दिवस पर सबसे खास क्या है, ये आपको देखना चाहिए।
आज विजय दिवस है। 16 दिसंबर 1971 को दोपहर बाद ढाका के रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले थे और एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ था। ये दर्द पाकिस्तान को बहुत गहरे तक सताता है। इसलिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश में हुई अपनी हार का बदला लेने के लिए कश्मीर में आतंकवाद को हवा दी। पिछले 4 दशक का कश्मीर का ये एक रक्त रंजित इतिहास है। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब पुंछ सेक्टर में हैं। हमारे सामने पाकिस्तान है, यहाँ से तकरीबन 400 से 500 मीटर दूर, और इस इलाके में पाकिस्तान हमेशा घुसपैठ और युद्ध विराम उल्लंघन की हरकतें करता रहता है। यहाँ तैनात सैनिक 24 घंटे पाकिस्तान के युद्ध विराम उल्लंघन, सीमा पार से गोलीबारी और आतंकवादियों की घुसपैठ का मुकाबला करते हैं। आज आप देखिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात सैनिक किस तरह से अपनी ड्यूटी करता है, कैसे रहता है। पूरा देश विजय दिवस मना रहा है और इस मौके पर जी न्यूज की टीम पाकिस्तानी पोस्ट के बहुत पास पहुंच चुकी है, पूरी दुनिया को यह दिखाने कि 1971 के युद्ध की पराजय किस तरह पाकिस्तान को आज भी बेचैन कर रही है। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं, यानी उस सरहद पर जो कि भारत और पाकिस्तान को बांटती है। यह पुंछ सेक्टर का इलाका है। पुंछ ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 1947 में पाकिस्तान का पहला हमला, कश्मीर पर पाकिस्तान का पहला हमला, उसकी शुरुआत पुंछ से हुई थी। 1965 में यहीं पुंछ से पीछे हाजी पीर पास को पार कर पुंछ और उड़ी को जोड़ने के लिए मशहूर लड़ाई हुई थी, जिसके बाद हाजी पीर पर कब्जा किया गया था। यह बात अलग है कि मैदान में जीते हुए हाजी पीर को बाद में टेबल पर पाकिस्तान को दोबारा वापस करना पड़ा था। यह जगह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यहां पर पाकिस्तान सबसे ज्यादा सीज फायर वायलेशन करता है, यानी युद्ध विराम का उल्लंघन करता है। पाकिस्तान यहां पर सीज फायर वायलेशन करके नागरिक आबादी को नुकसान पहुंचाता है। यहां अगर आप देख पाएं तो यहां गांव बिल्कुल एलओसी के पास तक हैं, छोटे छोटे घर यहां नजर आएंगे। ये पुंछ के आम लोगों के घर हैं जो दरअसल काफी गरीब भी हैं, और पाकिस्तान इन घरों के ऊपर लगातार गोलाबारी करता है, जिसकी तस्वीरें बीच बीच में हम आपको दिखाते भी रहते हैं। एलओसी पर पाकिस्तानी पोस्ट से सिर्फ 500 मीटर दूर जम्मू कश्मीर के पुंछ में ये जवान, ये गांव और ये लोग पाकिस्तान की बौखलाहट की गवाही दे रहे हैं। यही वो जगह है जहां पाकिस्तान सबसे ज्यादा सीज फायर तोड़ता है। पिछले 6 महीनों में अब तक 300 बार इस इलाके में सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान फायरिंग कर चुका है, और यहाँ पाकिस्तान मोर्टार भी फायर करता है, आर्टिलरी गन से भी फायर करता है, स्नाइपर से भी फायर करता है और छोटे हथियारों से भी फायर करता है। हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं वो पाकिस्तान के स्नाइपर्स की निशाने पर, पाकिस्तान के स्नाइपर्स की रेंज में है, और जैसा मुझे बताया गया कि हर वक्त उनकी नज़रें भी यहाँ इस इलाके में होने वाली किसी भी हलचल पर टिकी रहती हैं। यानी इस वक्त भी कोई पाकिस्तानी स्नाइपर हमें देख रहा होगा। ये एक बहुत बेचैनी भरा अनुभव है कि आप जब खड़े हैं उस वक्त आप न केवल दुश्मन की निगाह में हैं बल्कि उसके निशाने में भी हैं। लेकिन यहाँ तैनात जवान दिन में 24 घंटे उसी स्थिति में रहकर, यानी दुश्मन की निगाहों में और दुश्मन के निशाने पर रहकर ड्यूटी करते हैं, यहीं 24 घंटे, क्योंकि ये इलाका घुसपैठ और सीज फायर वायलेशन दोनों के ही नज़रिए से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीज फायर वायलेशन है और बहुत ज़्यादा घुसपैठ है। सामने पाकिस्तान के गांव हैं, छोटे छोटे गांव, जहाँ से आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशें करते रहते हैं। ज़रा पीछे रखचक्री है जो कि एक बहुत बदनाम लॉन्च पैड है। यहाँ पाकिस्तान सेना की बदनाम बॉर्डर एक्शन टीम भी लगातार हरकतें करती रहती है। इसी साल जनवरी में 5 सिविलियन पोर्टर्स के ऊपर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट ने हमला किया था और उनमें से एक का सर काट कर ले गए थे। यहाँ तैनात सैनिकों को खतरा गोलीबारी से है और पाकिस्तानी सेना की बदनाम बॉर्डर एक्शन टीमों यानी कि बैट से भी। इसी साल जनवरी में भारतीय सेना के लिए सामान ले जाते हुए सिविलियन पोर्टर्स को निशाना बनाया गया, जिनमें से 2 की जान चली गई।
एक पोर्टर का सिर काटकर पाकिस्तानी सैनिक अपने साथ ले गए। यहाँ एक दिन पहले भी यहाँ पर एक राउंड आकर गिरा था और उससे गांव वालों का नुकसान हुआ था। गांव वाले लगातार पाकिस्तान की फायरिंग से परेशान हैं। इसी गांव का वो पोर्टर भी थे, वो पोर्टरों का दल भी था जिसको इसी साल 10 जनवरी को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने मार डाला था। एक का सर काट कर ले गए थे और 3 लोगों की जान ले ली थी। ये सभी नागरिक थे जिन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी और उनके ऊपर पाकिस्तान की सेना ने हमला किया और उनको मार डाला। ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध होता है जो कोई सैनिक कर सकता है, यानी वो बगैर यूनिफॉर्म पहने किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाए, जो पाकिस्तान ने किया था। 10 जनवरी को वो लेके यहाँ से सामान लेके गए पोर्टर सर, ये 10 लड़के गए थे हमारे। तो आगे बॉर्डर में सर उनके साथ काउंटर हुआ है, तो वो काउंटर में मारे गए वो। तो मेरे लड़के का सर जो है उसका सर काट के तो वो ले गए। तो दूसरा जो मेरा भांजा था उसको तो गोलियों से तो आईडी से सर उसका तो वो भी बेचारा शहीद कर दिया गया। यहाँ पर बहुत हालत ख़राब है क्योंकि जब भी फायर है तो एक तो इन लोगों के पास इतना फायर से बचने के लिए बैंकर्स नहीं है, कम बैंकर हैं यहाँ पर। टोटली 3 या 4 बैंकर जो है इस लोकेशन के बीच में हमारे पक्के पीडी जो है वो डिफेंस के बने हुए हैं जो कि डिपार्टमेंट ने बनाए हैं। बाकी इन लोगों को जब फायर होता है तो ये 2-2, 4-4 घर इकट्ठे होकर के एक घर के बीच में घुस जाते हैं और ये फिर अगर शाम को फायर शुरू हो जाएगा तो सुबह तक फिर वो वहीं रहते। खाना पकाना, माल मवेशी का जो है वो कोई गुजारा नहीं होता है। यहाँ तैनात सैनिकों के लिए खतरे दिन रात हैं, लेकिन उन्हें इसी के साथ एलओसी की सुरक्षा भी करनी है। जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ 100 मीटर पास तैनात हो और वो भी एलओसी के उस हिस्से में जो कि सबसे ज्यादा ऑपरेशनली हॉट हो, जहां पर सरगर्मियां बहुत ज्यादा हो, जहां पर पाकिस्तान हर वक्त सीज फायर उल्लंघन करता रहता हो, गोलाबारी करता रहता हो और घुसपैठ की कोशिशें करता रहता हो, उस वक्त 24 घंटे ड्यूटी पर अलर्ट रहना होता है। लेकिन दिन के कुछ वक्त का आराम भी चाहिए होता है। ये एक लिविंग बंकर है, यानी उस जगह जहां सैनिक अपने 24 घंटे के बिजी शेड्यूल के बीच में थोड़ी देर आराम करता है। दरअसल ये एक लिविंग बंकर है जिसमें 2 सिपाहियों के रहने की जगह है। ऊपर से इसको फोर्टिफाई किया गया है, यानी ऊपर इसके ऐसी सीलिंग लगाई गई है कि जिस पर गोलाबारी का असर नहीं होता है। और अंदर ये एक छोटा सा कमरा है जहां पर एक वक्त में 2 सैनिक रुकते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि एक सैनिक यहाँ होता है और दूसरा सैनिक पास में ड्यूटी कर रहा होता है। अगर दिन के किसी वक्त या रात को, खासतौर पर रात में, कोई भी हरकत की खबर मिलती है जो कि यहाँ पर अक्सर मिलती रहती है, तो वो फौरन अपने बडी को जो यहाँ आराम कर रहा होगा उसे जगाएगा और उसके बाद पूरा का पूरा इलाका एक्शन में आ जाएगा। ये एक लिविंग बंकर है, बिल्कुल ऐसी चीज़ें कि जो दिन की ज़रूरतों को पूरा करें। ऊपर कंक्रीट का और उसके ऊपर बोल्डर्स वगैरह डाल के उसको मजबूत किया गया है छत को। लाइट की व्यवस्था है। वाटर प्रूफिंग के लिए यहाँ पर एक लाइन है जो लाइनिंग अंदर से है जो कि वाटर प्रूफ है। छोटे 2 बक्स हैं, 2 छोटे छोटे बेड हैं, उनके ऊपर स्लीपिंग बैग है जहाँ पर दिन के कुछ घंटे जब ड्यूटी का ब्रेक होगा आराम करेगा। हर वक्त हथियार साथ में होगा, हथियार कभी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे आप ड्यूटी पर हों या ड्यूटी पर ना हो। दरअसल इस इलाके में कोई भी सिपाही हर वक्त ड्यूटी पर है 24 घंटे। ये जगह, ये लिविंग बंकर, उस 24 घंटे की ड्यूटी के बीच में जब कुछ घंटे का ब्रेक मिलेगा तब वो यहाँ आकर आराम करता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने कश्मीरियों का हमदर्द बनने की कोशिश करता है, लेकिन पुंछ जैसे इलाके में सच सामने आ जाता है। यहाँ पाकिस्तान की हर हरकत के निशान मिल जाते हैं, घुसपैठ के भी और नागरिकों को निशाना बनाने के भी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, एलओसी पुंछ। नमस्कार, देशहित देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। आपने अभी जो तस्वीरें देखी वो हिमाचल प्रदेश के मनाली की थी। मनाली में पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। बर्फ के बीच वहां पर 2 युवकों ने एक ऐसा कमरा बनाया है जो बाहर चाहे -15 डिग्री टेम्परेचर हो, लेकिन इस कमरे में टेम्परेचर सिर्फ -2 डिग्री तक ही रहेगा। खास बात यह है कि इस कमरे में जमीन, कमरे की छत
और कमरे की दीवार भी सब कुछ बर्फ की बनी हुई है। इस कमरे को इग्लू हाउस कहा जाता है। जो इग्लू हाउस अब तक अंटार्कटिका में बनाया जाता था, अब हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बनाया जा रहा है। देखिए संवाददाता संदीप सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बर्फीले पहाड़ के बीच ये जो गोल आकार की चीजें आप देख रहे हैं, यही है इग्लू। इग्लू यानी बर्फ से बना एक गोल कमरा। इग्लू के बारे में आपने किताबों में पढ़ा और सुना होगा कि ये बेहद बर्फीली जगहों पर बनाए जाते हैं। लेकिन अब आपको इग्लू का आनंद लेने के लिए अंटार्कटिका या किसी बर्फीले देश में जाने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ हिमाचल प्रदेश जाना होगा। मनाली के हमटा पास में बने ये इग्लू सैलानियों को खूब पसंद आ रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल 3 इग्लू बनाए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ सालों से यहाँ पर इग्लू हाउस बनाए जाते हैं। अब आपको इग्लू के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। बर्फ की जमीन है, बर्फ की छत भी है और बर्फ की ही है दीवारें भी। यानी ये छोटा सा कमरा पूरी तरह से बर्फ का बना हुआ है। कमरे में रोशनी के लिए एक बल्ब भी लगाया गया है। इसमें आप रह सके इसके लिए गद्दे भी बिछाए गए हैं। मनाली में बर्फ के बीच बर्फ से बने इस कमरे में आप रात गुजार सकते हैं। इस वक्त बाहर टेम्परेचर 0 से नीचे है, लेकिन इस इग्लू हाउस के भीतर का नजारा क्या है वो तस्वीरों में दिख ही रहा है। इग्लू हाउस के एक्सपीरियंस लेने के लिए लोग यहाँ पर काफी संख्या में पहुंचते हैं। फिलहाल इस वक्त तापमान बेशक नीचे है, 0 से नीचे है, लेकिन इस इग्लू हाउस के अंदर जो है काफी कंफर्टेबल माहौल है। इस वक्त मैं जिस बेड पर बैठा हूँ, ये बेड बर्फ का बना हुआ है और काफी कोजी यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। इग्लू हाउस भले ही बड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर उतनी ठंड नहीं लगती जितनी बाहर लगती है। यानी बाहर का टेम्परेचर भले ही -10 डिग्री से नीचे हो, लेकिन इग्लू में आपको इतनी ज्यादा सर्दी नहीं महसूस होगी। 2700 मीटर में है और जो टेम्परेचर जो यहाँ का रहता है -14 तक ड्रॉप हो जाता है। बट जो अंदर का जो इग्लू का टेम्परेचर है -1 और 2 से मैक्सिमम नीचे ड्रॉप होता है। इग्लू हाउस के दरवाजे की ऊंचाई कितनी है, इस तस्वीर से आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। इग्लू से बाहर निकलने और अंदर जाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। इसके दरवाजे की ऊंचाई करीब 4 फुट है। इग्लू मनाली की पहाड़ियों में ऐसी जगह पर तैयार किया गया है जहां खुला मैदान है। इग्लू तक जाने का रास्ता बेहद टेढ़ा मेढ़ा है। बर्फ के बीच से रास्ता तैयार किया जाता है। यहाँ से उतरकर इग्लू तक पहुँच पाते हैं लोग। इस तरह से बर्फ का कमरा बनाना आसान नहीं है। इसे बनाने वालों को काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसे बनाने के लिए तापमान का माइनस से नीचे होना बेहद जरूरी है। इसके लिए रात के वक्त या फिर सुबह ही इग्लू को बनाने का काम किया जाता है। ये इग्लू बनाने के लिए हमें तापमान के साथ हमें चलना पड़ता है, तो इसके लिए माइनस टेम्परेचर को होना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम समय के लिए वो तापमान हमें मिलता है। तो वो कभी हम लोग बहुत सुबह जल्दी भी बनाते हैं, जल्दी जाग कर, क्योंकि सुबह टेम्परेचर कम होता है। और कभी रात को भी मतलब वो तापमान हमें अनुकूल मिल जाए तो उसके साथ हमें काम करना पड़ता है। तो ये काम जब तक बने ना, तापमान के साथ, मौसम के साथ हमें चलना पड़ता है। इग्लू बनाना जितना कठिन है, उतना ही कठिन है इस बर्फ के कमरे को कई दिनों तक जस का तस रखना। टेम्परेचर जितना कम से कम रहेगा, इग्लू उतने ज्यादा दिनों तक बना रहेगा। जनून जब जिद बन गई तो यहाँ पर इग्लू हाउस बनाने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए और लगभग 8 साल का समय लग गया इस मेहनत को पूरा करते करते। और लगभग 8 साल की मेहनत के बाद टशी और विकास ने 10,000 की फीट पर इग्लू हाउस बनाने का खिताब हासिल किया, जिसके बाद इन दोनों युवकों की ये आजीविका का सोर्स बन गया। इस इग्लू हाउस में ठहरने, खाने और सोने की तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। रात के वक्त यहाँ पर अलाव के इंतजाम भी किए जाते हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मनाली आने से पहले, ट्रिप ऑर्गेनाइज करने से पहले मैंने कुछ गूगल पे सर्च किया तो हमें इस इग्लू हाउस के बारे में पता चला।
तो हमने सोचा कुछ नया एडवेंचर ट्राई करें, साथ में एक सेफ प्लेस लगा कोरोना कोविड की इस टाइम में, पैंडेमिक पीरियड में, तो हमें लगा कुछ कि वहाँ सेफ्टी है। इन्होंने सेफ्टी पर्पज़ भी बताया कि मास्क लगा के रखना है, डिस्टेंसिंग भी रखनी है, तो हमें लगा कि एक अच्छा एडवेंचर है, इसको ट्राई करना चाहिए। विकास और टसी नाम के दो युवा मिलकर मनाली आने वाले सैलानियों को एंटार्क्टिका जैसा अनुभव दिलवा रहे हैं। फिलहाल मनाली के हमटा पास में 3 इग्लू तैयार किए गए हैं। आगे यहाँ जैसे जैसे बर्फबारी बढ़ेगी, इग्लू हाउस की संख्या भी बढ़ाने की तैयारी है। मनाली से संदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों पर इग्लू बनाना उतना आसान भी नहीं है, लेकिन विकास और टसी नाम के 2 युवकों ने पहले शौक के तौर पर इग्लू बनाया था, लेकिन अब उनकी ये कोशिश मनाली आने वाले सैलानियों को काफी पसंद आ रही है। इस इग्लू हाउस का कॉन्सेप्ट कहां से आया, किसने इसकी शुरुआत की, आप खुद देखिए। चारों तरफ बर्फ, वहां ऐसा आशियाना जो बर्फ से ही बना हो। खून जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए बर्फ से बने इन घरों को खास तौर पर डिजाइन किया जाता है। इग्लू बनाने के लिए ठोस बर्फ के टुकड़ों को आपस में जोड़ देते हैं। इग्लू के अंदर किसी का दम ना घुटे, इसीलिए इग्लू की छत पर एक छेद भी किया जाता है। मनाली में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने इन इग्लू हाउस को खोलने का आइडिया मनाली में ही रहने वाले 2 लड़कों का था। साइबेरिया और आर्कटिक जैसे इग्लू हाउस बनाने की शुरुआत टशी और विकास ने की थी। विकास, टशी और उनके साथी रात में ही बर्फ को काट काट कर बर्फ का घर यानी इग्लू तैयार करते हैं। तो पहले तो शौक के तौर पे बनाते थे, अब लोग डिमांड कर रहे हैं इसका, इग्लू का, इग्लू स्टे के लिए बहुत लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। तो अभी हम उनकी मांग को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सुविधा दें। इस एक इग्लू को बनाने में कम से कम 4 दिन का वक्त लगता है। इस बार मनाली में सर्दी और बर्फबारी थोड़ी पहले ही हो गई है, तो इन लोगों ने पहले ही इग्लू तैयार कर लिया है। जी इस बार तो लग तो रहा है क्योंकि विंटर थोड़ा जल्दी भी है, तो इग्लू भी थोड़ा लंबा चलेगा ऐसा लग रहा है जी फील। कोरोना के बावजूद अब पर्यटक मनाली आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए यहाँ पर कोविड के नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। इन कोविड के नियमों का पालन करना जो है यहाँ पर बेहद जरूरी है, क्योंकि कोविड के नियमों का अगर कोई पालन नहीं करेगा तो उसे इग्लू हाउस में स्टे करने की अनुमति ये नहीं देते हैं। किताबों और तस्वीरों में दिखने वाला इग्लू मनाली में आने वाले सैलानियों को काफी पसंद आ रहा है। कोविड-19 बहुत ज्यादा इन्होंने सेफ्टी रखी हुई है, मास्क के बिना एंट्री नहीं देते और हेल्थी पर्सन को एंट्री देते हैं यहाँ पे। मनाली से पहले आ चुका हूँ, लेकिन इग्लू ना मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, और ये आई थिंक लाइफ में हर आदमी को एक बार यहाँ आना चाहिए और यहाँ का एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। तो हो जाइए तैयार, पैक कर लीजिए अपने बैग और पहुंच जाइए मनाली बर्फ के इन घरों में रहने के लिए। कड़ाके की ठंड थोड़ी परेशानी जरूर बढ़ाएगी, लेकिन एक खास एहसास भी होगा जो वाकई सबसे अलग होगा। मनाली से संदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.